Good afternoon, everyone. Today is 22nd of April, and we shall be discussing these five important newspaper articles. फर्स्ट जो है वो एक सोशल इशू है। इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आता है एंड इसके ऊपर एसे में भी इसका कंटेंट यूज होता है, विच इज रिगार्डिंग डाउरी लॉज इन इंडिया। इनका प्रॉब्लम ये है कि वो पेपर पे बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक्चुअल जस्टिस डिलीवरी में ये थोड़ा वीक हो जाता है। विल बी स्टडिंग दैट। सेकेंड इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। थर्ड जो है वो क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी से है। इट इज देयर इज एन एस्टिमेट कि 2100 टू 2100 तक, आज से अगले 60-70 सालों में, इंडियन फॉरेस्ट में नियरली डबल द कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद में हम दो छोटे छोटे आर्टिकल्स देखेंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव। एंड कल बैटल ऑफ पानीपत जो था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके 500 ईयर्स कंप्लीट हो गए, तो उसको हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से समझेंगे। बट बिफोर वी गो देयर, हियर आर कपल ऑफ अनाउंसमेंट। फर्स्ट इज रिगार्डिंग जीएस फाउंडेशन बैच। ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में है, एंड ये आप अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी टाइम स्लॉट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए बेस्ट सूटेड है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो you can consider joining it. For further details, contact on the number mentioned on your screen. The second is regarding the prefit ecosystem. ये एक MCQ based 15,000 MCQs का एक टेस्ट सीरीज इकोसिस्टम है, जिसमें 3,000 प्लस MCQs जो है वो YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस किए जाते हैं। हर रोज एक नया सब्जेक्ट होता है, ये भी इजी मॉडरेट डिफिकल्ट फेज में है। अपार्ट फ्रॉम दैट, 12,000 MCQs है जो टेस्ट के फॉर्मेट में पेड कोर्स का पार्ट है, जो CSAP की ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। ये एसएमएस और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, एंड ये सिर्फ 799 में। अगर आप किसी भी तरीके से CSAP से प्रीवियसली एसोसिएटेड रहे हो, तो यू कैन गेट फर्दर डिस्काउंट बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन। ये जो अभी हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जो आज अभी हम CNA डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 10 MCQs होते हैं करंट अफेयर्स है। और इसके अलावा जो भी इंफोग्राफिक्स है, फिर वो अक्षम जत्रा हो या प्रीफिट इनिशिएटिव हो, वो सारा को CSAP के ऐप पर मिल जाएगा by scanning these QR codes. Let's get started with first article. First article is about dowry laws in India. They are very strong on paper, but they do not deliver as much justice. जो डाउरी लॉस है इंडिया में, वो क्रिमिनल प्लस सिविल प्रोविजंस का कंबाइंड सेट है, और इसका पर्पस है कि लेना या देना, ये या किसी भी तरीके से डिमांड भी करना डाउरी की, इसको रोकता है। ये जो डाउरी लॉज जो है, दीज आर अमॉन्ग द स्ट्रॉन्गेस्ट जेंडर प्रोटेक्शन लॉज ऑल ओवर द ग्लोबल, ऑल ओवर द वर्ल्ड, विथ डिमांडिंग रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एंड प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट इन सस्पिशियस डेथ्स। चलो लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं। जो कोर लॉ है वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसने डाउरी ट्रांजैक्शंस को क्रिमिनलाइज कर दिया है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 80 है, जो डाउरी डेथ को डिफाइन करता है, जिसमें 7 years ऑफ लाइफ इम्प्रिजन, 7 years से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा दी हुई है। मिनिमम 7 years का है। 85 BNS जो है, सेक्शन 85 BNS भारतीय न्याय संहिता का, इट इज रिगार्डिंग किसी भी तरीके की क्रूएल्टी किसी भी फीमेल के साथ होती है, आइदर बाय हस्बैंड और बाय एनी रिलेटिव, इसको एड्रेस करता है। एंड देन इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, वो प्रिज्यूम करता है गिल्ट को, अगर किसी भी तरीके की हरासमेंट प्रूव हो जाए। कुछ रियलिटी चेक के लिए गीट डेटा पॉइंट देख लेता है। हर साल लगभग 20 लोग डाउरी की वजह से डेथ होता है। 2017 से 22 के 5 सालों में लगभग 35,000 डेथ हुई है। हम लोगों को ये पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये किसी देश के किसी कोने में होती है। जब तक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है, NCRB, डेटा कंपाइल करके नहीं बताता, वी डोंट गेट कि इतने ज्यादा लोग मरते हैं।
केसेस हो जाते हैं, लेकिन जो कन्विक्शन रेट है, इतना बढ़िया लॉ है, लेकिन जो कन्विक्शन है, फाइनली सजा जिस पे मिलते हैं वो सिर्फ 11 से 17% है। लगभग जितने केसेस है उसमें से 80% केसेस ये सिर्फ 7 राज्यों में है सीमित। मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेंसिवली ये कॉन्सेंट्रेटेड है। प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रॉन्ग लॉज है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लॉज डज नॉट नेसेसरली डायरेक्टली ट्रांसलेट इनटू इफेक्टिव जस्टिस। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दीज लॉज आर फेलिंग। फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल फेलियर। मतलब पुलिस का भी थोड़ा रिलेक्टेंस होता है कि वो चाहते हैं कि यार एफआईआर की जगह पर आप आउटसाइड सेटलमेंट कर लो, इश्यूज से रिजॉल्व कर दो। फॉरेंसिक प्रोसेस जो वो काफी वीक है, तो एविडेंस भी स्ट्रांग नहीं हो पाता है। फिर डिले जुडिशियल लेवल पे भी हो जाता है, क्योंकि जो केसेस होते हैं वो इयर्स डेकेड्स तक स्ट्रेच हो जाती है, और जिसकी वजह से जो विटनेस है, इट लीड्स टू विटनेस फटीग। बार बार कोर्ट में जाके कौन विटनेस देगा? फिर एविडेंस डाइल्यूट हो जाता है। थर्ड इशू है कि विटनेस इंटिमिडेशन, जो विक्टिम की फैमिली है वो फेस करती है। थ्रेट्स होता है, सोशल प्रेशर होता है, या किसी और वजह से, इन सम केसेस फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है। फिर लॉस फेल होने का पीछे का वजह एक सोशल रूट्स भी है। डीप सोशल रूट्स मतलब बहुत जगहों पर, बहुत केसेस में डाउरी जो है उसको इनफॉर्मली एक्सेप्ट किया गया एज एन इनहेरिटेंस सिस्टम। ये तो पैट्रियार्की से एमिनेट होता है, मैरिज मार्केट से, एक्सक्यूज मी, एमिनेट होता है। ऑल्सो इकोनॉमिक आइसोलेशन भी इशू है ना, क्योंकि शादी के बाद जो फीमेल है वो हस्बैंड के घर पे मूव कर जाती है। तो जब वो हस्बैंड के घर पे मूव कर जाती है तो वो सोशल सपोर्ट लूज कर जाती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लूज कर जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया। एग्जाम्पल, ऐसे केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए हैं। जो विटनेस है उनके प्रोटेक्शन के लिए स्कीम्स है, और फीमेल्स का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की कोशिश होती है थ्रू एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। लेकिन ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दे देते हैं, लेकिन सोशल स्टिग्मा या सोशल पैट्रियार्कल जो लिंकेजेस है डाउरी के साथ, उससे छुटकारा नहीं देता है। कुछ कोर इश्यूज देखते हैं। ये इंडिया का जो डाउरी प्रॉब्लम है, ये कोई लेजिस्लेटिव गैप की वजह से नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस एंड द फेलियर ऑफ द सोसाइटी। 3 लेयर्स पे फेलियर दिखाई देता है। फर्स्ट, मतलब लॉ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इंस्टीट्यूशन जो उसको इम्प्लीमेंट करती है वो बहुत वीक है। एंड सोसाइटी जिसके लिए ये लॉ बना है वो रेजिस्टेंट है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, इस लॉ का यूज करने में। तो हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज दिस? फर्स्ट, इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथन करना होगा, जिसमें फॉरेंसिक प्रोटोकॉल्स को मैंडेटरी करना है, या पोस्टमार्टम सिस्टम को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर देना है। पुलिस में सेंसिटिविटी डेवलप करना है, बिकॉज वो रिलक्टेंट होता है एफआईआर लॉन्च करने में, इसलिए वो आउटसाइड सेटलमेंट पे ज्यादा फोकस करता है। थर्ड जो है, सेकंड जो है वो जुडिशियल रिफॉर्म्स, मतलब एटलीस्ट दीज केसेस में टाइम बाउंड ट्रायल्स होना जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का फुल्ली फंक्शनल होना जरूरी है। विटनेस प्रोटेक्शन, मतलब एफआईआर स्टेज से ही प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाना चाहिए, फाइनेंशियल या फिजिकल सेफगार्ड्स मिलना शुरू होना चाहिए। फिर फीमेल के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जिसके लिए एसएचजी या एनआरएलएम काम कर रहा है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। डिजिटल एविडेंस का यूज करना जरूरी है, जैसे कॉल रिकॉर्ड्स होता है या मैसेजेस होता है। ये जरूरी है टू एस्टेब्लिश दी हरासमेंट पैटर्न, किस तरीके से हरासमेंट होता है। इसमें जीएस 4 के पर्सपेक्टिव से एथिकल डायमेंशन क्या है कि भाई जो डाउरी डेथ है वो फेलियर ऑफ द जस्टिस एंड मॉरलिटी है, जो जेंडर इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, या इंस्टीट्यूशन की एपैथी को, लैक ऑफ एम्पैथी को रिफ्लेक्ट करता है। इट रेजेस क्वेश्चन कि क्या लॉ के लिए किसी भी सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। इट नीड्स कंबाइंड हेल्प, कंबाइंड एफर्ट्स फ्रॉम all the elements, from judicial system, from investigative agency, from society, and from legislative bodies. Let's try and answer the first MCQ. Which provision creates presumption of guilt in dowry death cases? It is the answer is section 113B of the Evidence Act.
Second MCQ, the main issue with dowry laws in India is a lack of strict provisions, lack of awareness, weak implementation and social norms, or absence of punishment. The answer is C, weak implementation and social norms. जस्ट रिमाइंडर, 35,000 डेथ पिछले 5 सालों में हुआ है। हर दिन 20 डाउरी की वजह से लोग मारे जाते हैं, फीमेल्स मारे जाते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड कितना क्रिटिकल है ये। सेकेंड आर्टिकल इज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। दिस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस रेफर्स टू अनवेलकम बिहेवियर, अनप्लेजेंट बिहेवियर of sexual nature that violates the dignity, that creates the hostile or intimidating environment at workplace, and undermines the equality and freedom at work for women. It includes both physical acts as well as verbal or psychological conduct. कुछ डेटा देखते हैं जो पिछले 2 सालों में लगभग 1300 से बढ़कर 2800, मतलब डबल से ज्यादा इंक्रीज हो चुका है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फाइल्ड में। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वुमेन जो वर्क प्लेस पे काम करते दे फेस हरासमेंट, लेकिन ऑलमोस्ट 1/3 जो है वो रिपोर्ट ही नहीं करता। लेकिन ये जो कंप्लेंट का नंबर राइज हुआ है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि अमंग्स वुमेन द अवेयरनेस हैज इंक्रीज्ड एज वेल एज द रिपोर्टिंग हैज आल्सो इंक्रीज्ड। जो अनसेफ वर्क कल्चर है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। आप रिसेंटली आपने अगर टीसीएस नासिक का केस सुना होगा, तो वहां पे वर्क प्लेस हरासमेंट हुआ है। एथिकल डायमेंशन, ये एक्चुअली अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम मेंस के बाद पढ़ेंगे, प्री के बाद पढ़ेंगे, बट फिर भी क्लियरली हम देख लेते हैं कि इसमें वर्चुअल एथिक्स का डिस्कशन होता है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट दैट शुड रिफ्लेक्ट द इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी। क्योंकि अगर वर्क प्लेस अनसेफ है तो इट इज अ फेलियर ऑफ मॉरल कैरेक्टर। ये वर्क प्लेस पे हरासमेंट क्यों होती है? विल अंडरस्टैंड द कॉजेस। फर्स्ट इज पावर एसिमेट्री। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हायरार्किकल वे में डिवाइडेड है। तो जो हायरार्की है दैट एनेबल्स द एक्सप्लॉयटेशन बाय द सुपीरियर्स। थोड़ा सा पैट्रियार्कल माइंडसेट भी एग्जिस्ट करता है, मतलब विक्टिम ब्लेमिंग होता है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का एक्सप्रेशन किया जाता है, कंप्लायंस वर्सेस कल्चर का गैप है। मतलब फॉर्मली ट्रेनिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो इंटरनलाइजेशन है इस एथिकल बिहेवियर का वो एब्सेंट होता है। जो बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब जो ये इसके विटनेस है वो साइलेंट रहता है। मतलब वो सिंस उनके साथ ये नहीं हो रहा है, तो वो जिनके साथ हो रहा है उसके बारे में आवाज नहीं उठाता है। तो ये स्मॉल एक्ट्स को नॉर्मलाइज कर देता है। फिर जो ग्रीवांस मैकेनिज्म है वो वीक होता है। जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, आईसीसी, दैट बायस टुवर्ड्स द इन्फ्लुएंशियल एम्प्लॉइज। और रिटेलिएशन का भी फेलियर होता है। लीगली अगर देखेंगे तो पॉश एक्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट जो है 2013 का, जो विशाखा गाइडलाइंस के बाद आया था, वो एग्जिस्ट करता है। जिसमें इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होना नेसेसरी है, जहाँ पे भी 10+ एम्प्लॉयज है। या इस एक्ट ने जो वर्क प्लेस है उसकी डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड कर दिया है, जिसमें डिजिटल स्पेस को भी इंक्लूड किया हुआ है। इट प्रोवाइड्स फॉर कंप्लेंट मैकेनिज्म या इंक्वायरी प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ये भी इस एक्ट में दिया हुआ है। अगर किसी भी तरीके का रिटेलिएशन होता है तो उसमें प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, इसके बारे में भी डिटेल्स दिया हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा, आई मीन ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव जेंडर सेफ्टी लॉज एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे कुछ कोर एथिकल इश्यूज है। फर्स्ट, ऑटोनॉमी के वायलेशन की, मतलब बॉडी या किसी भी तरीके से डिग्निटी के ऊपर कंट्रोल एक्सप्रेस करना, किसी भी तरह से ऑटोनॉमी को वायलेट करना, ये एक एथिकल इशू है। फिर इसके वजह से जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो ट्रस्ट होता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। कॉर्पोरेट की हिपोक्रेसी होती है, मतलब जो पॉलिसी है और जो प्रैक्टिस है इसके बीच में मेजर गैप एग्जिस्ट करता है। फिर पावर का मिसयूज होता है, साइलेंस कल्चर परसिस्ट करता है। वे फॉरवर्ड क्या होगा कि भाई ये कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आना इज एन एब्सोल्यूट नेसेसरी। मतलब कंप्लायंस से हटकर
एथिकल कल्चर पे शिफ्ट होना है। जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है उसको स्ट्रेंथन करना नेसेसरी है, मतलब वो एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका फंक्शनिंग रिलेटिवली वीक है, क्योंकि इस ये जरूरी है न्यूट्रलिटी को इंश्योर करने के लिए। एक उसमें एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, दे इंश्योर द न्यूट्रलिटी। फिर जो विसल ब्लोअर्स है, जो बाय स्टैंडर्ड्स है, जो ये देखते हैं, उनके प्रोटेक्शन भी नेसेसरी है, जिससे करियर के ऊपर पेनल्टीज ना मिले लगे। फिर लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी को एस्टेब्लिश करना जरूरी है, क्योंकि कितना एथिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में रहा है, दैट शुड आल्सो डिटरमाइन द परफॉर्मेंस मेट्रिक, दैट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मेट्रिक, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही प्रमोशंस, इंक्रीमेंट ये सब होता है। ये एब्सोल्यूट जीरो टॉलरेंस हैज टू बी प्रैक्टिस एंड नॉट ओनली डिक्लेयर्ड। ट्रॉमा या री इंटीग्रेशन सपोर्ट, मतलब मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट mandates the internal complaints committee in organization with how many employees? It mandates to 10 plus employees. Second MCQ, biggest challenge at workplace harassment cases is the institutional and the cultural failure. Law exist है, लेकिन कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल पे फेलियर आ जाता है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर्टिकल जो है वो इंफॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। जो इंडिया का कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी इन स्पेशली इन फॉरेस्ट, दैट विल नियरली डबल बाय 2100। अगले 70 सालों में ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। ये जो लो एमिशंस होंगे अगले 70 सालों में, या जो एमिशंस, मीडियम एमिशंस होते हैं या हाई एमिशन सिनारी होता है, इन तीनों को प्रोजेक्ट करके एक मॉडल बनाया गया है। दैट मॉडल स्टडी एस्टिमेट करता है कि ये कार्बन स्टोरेज कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। इसमें की ड्राइवर होगा, मतलब जो हाइयर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होता है, दैट एनहांसेस द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका एक फर्टिलाइजेशन इफेक्ट होता है। इंक्रीज रेनफॉल जो है, दैट विल लीड टू द बेटर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी। कुछ की फाइंडिंग्स है जिसमें रीजनल वेरिएशन दिखाई दी है, मतलब ड्राई और जो सेमी एरिड रीजन है, स्पेशली राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, यहाँ पे हाईएस्ट रिलेटिव इंक्रीज होगा, मतलब मोर देन 60% इंक्रीज इन ड्राई या सेमी एरिड रीजन में दिखाई देगा। जो वेस्टर्न घाट्स और हिमालय से जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहां पे गेन्स जो होंगे वो थोड़ा लिमिटेड हो गए। वाई? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इकोलॉजिकल सैचुरेशन हो रखा है, क्लाइमेट का स्ट्रेस वहां पे बिल्डअप होगा। पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं, दे एक्ट एज अ कार्बन सिंक्स बाय अब्सॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस। दे स्टोर कार्बन इन बायोमास, दे स्टोर इन सॉइल। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है कि जो इंडिया का क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है उसको स्ट्रेंथन करेगा। जो नेट जीरो कमिटमेंट है बाय 2070 उसको ये सपोर्ट करेगा। एंड जो इकोसिस्टम सर्विसेज है इनको ये एनहांस करेगा। प्रिकॉशनरी इनसाइट्स, जो हायर बायोमास है, दैट डज नॉट नेसेसरली लीड टू क्लाइमेट बेनिफिट्स। अब फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा तो इसमें कुछ रिस्क भी इंक्लूडेड है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर्स है, या जो इंसेक्ट या पेस्ट का आउटब्रेक होगा वो है, या ड्रॉट रिलेटेड स्ट्रेसेस है, डिफॉरेस्टेशन है, एक्सेट्रा। दिस कैन रिलीज द स्टोर्ड कार्बन by turning sink into a sources. What do we need? We are needed policy insights for long term monitoring को बेटर करने के लिए। जो मॉडलिंग की इंटीग्रेशन है उनको एडवांस करने के लिए पॉलिसी इंटीग्रेशन चाहिए होगा। इसमें कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि इरेटिक रेनफॉल्स है या हीट वेव्स है, ये क्लाइमेट
वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अचानक आने वाला बारिश है, इंटेंसिव बारिश है, या फिर लंबे लंबे ड्रॉट स्पेल है, दिस becoming challenges. These are going to face challenges. But we also have certain anthropogenic pressures like deforestation है, या फॉरेस्ट के ऊपर encouragement है, illegal immigrants है, या जो डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस है वो फॉरेस्ट एरिया में इंक्रोच करती है, स्पेशली जो अर्बन सिटीज है वहां पे। कुछ कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे वीक फॉरेस्ट गवर्नेंस हो, रियल टाइम कार्बन मॉनिटरिंग लैक करता है। तो let's solve the MCQ. Increased carbon dioxide enhances forest growth due to the phenomena of carbon dioxide fertilization effect. Second MCQ, which regions show the highest relative increase in the carbon storage? Obviously, the semi-arid regions of Western Gujarat, Western Rajasthan, and Northwest India, जहाँ पे 60% से ज्यादा रिलेटिव इंक्रीज दिखाई देगा। थर्ड आर्टिकल देखते हैं, समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव। समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव जो है वो इंटीग्रेटेड डिजिटल है, मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल रूरल सर्विस डिलीवरी मॉडल है। ये मिनी डेवलप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसने डिजाइन किया है। भारत नेट जो फाइबर इंटरनेट प्रोवाइड करता है इंडिया के सारे विलेजेस को, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। मतलब भारत नेट जो है इट विल एक्ट एज अ बैकबोन। पर्पस क्या है? जो रूरल डिजिटल डिवाइड है उसको ब्रीच करना। ये एक वन स्टॉप एक्सेस प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर को, एजुकेशन को, गवर्नेंस को, लाइवलीहुड सर्विसेज को। मतलब जो डिजिटल नेटवर्क है इंडिया में भारत नेट से जो बनाया है, उसके बेसिस पर फिजिकल सर्विस प्रोवाइड करना, इसीलिए डिजिटल नाम दिया गया है। आज देश में लगभग जो एसके है, मतलब समृद्धि केंद्र जो है, वो लगभग फिजिकल हब्स है 1800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया में, जो दे प्रोवाइड असिस्टेड प्लस डिजिटल सर्विसेज। हेल्थ केयर में टेलीमेडिसिन प्रोवाइड करता है, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में AR VR एनेबल्ड स्मार्ट क्लासरूम्स है। AR मतलब आर्टिफिशियल रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, असिस्टेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी एनेबल्ड क्लासरूम एग्जिस्ट करता है। इसमें दीक्षा के अंडर, स्वयं के अंडर कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर का इसमें प्रावधान है। ई गवर्नेंस एंड कॉमर्स का इसमें प्रावधान है, मतलब गवर्नमेंट स्कीम को एक्सेस दिलाना या जो डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करना हो। इसमें पब्लिक सेफ्टी भी इन्वॉल्व है, मतलब सीसीटीवी सर्वेलेंस हो या ड्रोन बेस्ड मॉनिटरिंग हो। इसमें कनेक्टिविटी एक्सपांशन का भी मॉडल है, मतलब फाइबर टू द होम। ये जो FTTH वाला है या PM वानी पब्लिक वाईफाई स्कीम है, ये भी इसका हिस्सा है। ये समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव इंटरनेट डिजिटल के बैकबोन पे फिजिकल एक्सेस प्रोवाइड करता है। इसमें चैलेंजेस क्या है? जो लिटरेसी जो है, डिजिटल लिटरेसी, उसमें बहुत मेजर गैप आज भी एग्जिस्ट करता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको मेंटेन भी करना पड़ता है ना, तो उसका मेंटेनेंस भी एक मेजर चैलेंज है। जो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उसके इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में भी लैकिंग है। फंडिंग्स की सस्टेनेबिलिटी का इशू है। फर्स्ट MCQ देखते हैं। समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी? नो। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? नो। नीति आयोग? नो। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। सेकेंड MCQ, भारत नेट primarily provides broadband fiber connectivity to all the villages in India. लास्ट आर्टिकल, ये इसको क्विकली रिवाइज करना है कि ये इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि 500 साल पूरे हो रहे हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को। ये 1526 में हुई थी। इट एक्चुअली मार्क्ड
द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये बैटल ऑफ पानीपत से, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से दिल्ली सल्तनत का खत्म हुआ था एंड मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी। इट वॉज फॉट बिटवीन जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मतलब जो बाबर है मुगल, उसके बीच में, एंड इब्राहिम लोदी के बीच में फाइट हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था पानीपत में, हरियाणा में। जो बाबर की आर्मी थी लगभग 12,000 की थी, लेकिन ये बहुत डिसिप्लिन थे। फील्ड आर्टिलरी है, मैच लॉक्स है, मतलब फायर आर्म्स है, इससे इक्विप्ड थे। वही लोधी जो था, इब्राहिम लोधी, उसके लगभग 1 लाख की आर्मी थी, जिसमें बहुत ज्यादा वॉर एलिफेंट्स है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर अप्रोच था। बाबर को इनविटेशन भेजा था दौलत खान लोधी या आलम खान, जो लोधी के सरदार थे, उन्होंने भेजा था। ये कोई रिलीजियस इन्वेजन नहीं था, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म था। इसमें तुलुगामा टैक्टिक यूज किया था, मतलब, या फिर ऑटोमन आर्टिलरी जो थी रूमी, उनका यूज किया गया था, जिसमें कैनन का फायर, मतलब जिसको आज हम, जिसका एडवांस वर्जन हम तोफ के फॉर्मेट में देखते हैं, उसका यूज किया गया था ओपन बैटल में। जिसकी वजह से एलिफेंट्स को पैनिक कर दिया, पैनिक हो गए थे, और एलिफेंट्स ने अपने ही आर्मी के लोगों को दबा दिया था, कुचल दिया था। गन पाउडर वॉरफेयर पहली बार यूज हुआ, जो बाबर लेकर आया था। इसके आउटकम्स क्या हुआ है कि इब्राहिम लोदी मारा गया, और दिल्ली और आगरा में सल्तनत खत्म हो गई। वहां पर मुगलों का राज शुरू हो गया। फिर बैटल ऑफ कानवा हुआ राणा संगा के बीच में, एक्सेट्रा। फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें होती रही, लेकिन हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिर्फ 500 साल पूरे हो गए, ये इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है। लेट्स सॉल्व द एमसीक्यू। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा संगा। नहीं, ये बैटल ऑफ कानवा थी, बाबर एंड इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोधी हार गया था। द मेजर मिलिट्री innovation introduced by Babur was naval warfare? No. Elephant warfare? No. It was field artillery and gunpowder. ये CSAP के स्मार्ट बुक्स है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, जो एसएमएस मीडियम में भी अवेलेबल है। ये कंबाइन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स एंड प्रीफिट, जिसमें 15,000 एमसीक्यू है, ये अवेलेबल है 6,999 में। एक जस्ट ₹1,000 में एक पीवाईक्यू एनालिसिस प्रोग्राम है, जिसमें 120 प्लस मार्क्स मिलाने का अश्योरेंस मिल जाएगा आपको। ये राजीव लेकर सर खुद लेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड डे।